हॉस्पिटल का एक आम सिनेरियो की बात कर लेते हैं। पेशेंट बेहोश पड़ा हुआ है, डॉक्टर अचानक आता है, परिवार के लोगों से को बताता है कि पेशेंट को एंजियोप्लास्टी इमीडिएटली करना पड़ेगा अगर जान बचानी है तो। अब आपका डिसीजन डिसाइड करेगा कि पेशेंट का क्या होने वाला है। क्या जो डॉक्टर ने बोला, जो माहौल बनाया कि एंजियोप्लास्टी करो, एंजियोग्राफी करो, नहीं तो पेशेंट गया, तो एक ऐसा माहौल डॉक्टर बना देते हैं कि वेंटिलेटर में पेशेंट को डालना ही पड़ेगा। इजेक्शन फ्रैक्शन या फिर हार्ट सिर्फ 25% काम करता है। देखिए, हार्ट सिर्फ 25% काम करता है जब डॉक्टर बोले, तो ये आपके दिमाग में पिक्चर आ जाएगा कि यानी कि 75% हार्ट तो काम ही नहीं करता होगा, थोड़ा सा हार्ट काम कर रहा होगा। ये मेंटल पिक्चर आ जाएगा। जबकि इसका मतलब है लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी कि एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जब ब्लड जाता है तो कुछ ब्लड पहले वाले चैम्बर में रह जाता है, और ये जो रेशियो है दैट इज़ कॉल्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। और इजेक्शन फ्रैक्शन किसी का बहुत अच्छा भी होगा तो 70% होगा। 50 साल के ज़्यादा उम्र वालों को इंक्लूडिंग मी, अगर मैं भी अपना इजेक्शन फ्रैक्शन चेक करूँगा तो वो वेरी करेगा बिटवीन 40%, 45%, मे बी लेस देन दैट, राइट। तो लेकिन अगर बोलूँ आपको कि मेरा हार्ट तो सिर्फ 40% ही काम करता है, आप सोचेंगे भाई ये तो मरने वाला है। तो इस तरह का एक माहौल बना देते हैं अपनी अजीबोगरीब भाषाओं से, ऐसे टिपिकल शब्द यूज़ करके जो उन्हें खुद भी पता है कि मरीज के परिवार वालों को इसका मतलब समझ नहीं आ रहा होगा, कि मानो कि अब लाइफ एंड डेथ का मामला हो गया है और जो वो बोल रहे हैं अगर वो नहीं किया तो पेशेंट तो हमारे हाथ से गया। तो ऐसा माहौल, ऐसी एक्टिंग डॉक्टरों की होती है कि पेशेंट के परिवारजन मजबूर हो जाते हैं एक शब्द, एक लाइन बोलने को, डॉक्टर साहब जो बेस्ट होगा बताइए, वो कीजिए, जितना पैसा चाहिए हम आपको देंगे। सो ये अल्टीमेटली वो अपने जो परिवार वाले हैं, अल्टीमेटली डॉक्टर जो भी बोलता है उसमें सिर्फ हाँ हाँ हाँ, जहाँ साइन कराना वहीं साइन करा लो, और जहाँ साइन कराना है वहीं साइन करते हैं, और वो पढ़ते भी नहीं कि वो क्या साइन कर रहे हैं। एक्चुअली उसमें लिखा होता है कि कुछ भी हो सकता है, और अगर मर गया पेशेंट तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और साथ में ये भी है कि अगर मर गया तो कहाँ पे किसको लाश सौंपनी होगी और किससे पैसे लेने होंगे, हर बात को आप मान लेते हैं। तो उस वक्त जो भी आपका डिसीजन है, उस डिसीजन पे निर्भर करता है कि पेशेंट की ज़िंदगी आगे कैसे होने वाली है, वो ज़िंदा वापस आने वाला है कि नहीं आने वाला है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई सभी तो ऐसा करते हैं, हर जगह तो ऐसे ही होता है, तब तो डॉक्टर की बात माननी होती है। एक बात आपको समझनी होगी कि जो चीज़ हमेशा से हो रही है, जो सब लोग कर रहे हैं वो सही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। जो प्रथा चल रही है वो प्रथा सही है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये सब लोग कर रहे हैं तो ये ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। आज से पहले भी ऐसे बहुत सारे प्रथा थे जो प्रथा थे लेकिन सही नहीं था। आज से करीब 100 साल पहले ही सती प्रथा था, जहाँ हस्बैंड के डेथ के बाद वाइफ को हस्बैंड के साथ ही अंतिम संस्कार करा दिया जाता था, यानी कि दोनों के दोनों आग में डाल दिए जाते थे। हस्बैंड वो तो मर चुका है, वाइफ जिंदा ही आग में डाल दिए जाते थे, जिसे सती प्रथा बोलते हैं। तो क्योंकि वो चल रहा है वाइड स्प्रेड, तो ज़रूरी नहीं कि वो सही है। या फिर चाइल्ड मैरिज, आज से 50 साल पहले, इवन अभी भी कुछ गाँवों में चाइल्ड मैरिज होता है। क्योंकि सब लोग कर रहे हैं तो सही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। डाउरी केस, शादी में लेन देन करना, क्योंकि सारे लोग कर रहे हैं तो सही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि सही सवाल पूछना, ज़रूरी यह है कि जो सारे लोग कर रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस ना होके उस वक्त सूझबूझ वाले सवाल पूछना, उस वक्त सबूत ढूंढने। सवाल यह है कि क्या एंजियोप्लास्टी करने से उस पेशेंट की ज़िंदा रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा? ऐसा कोई एविडेंस है क्या? एट द वेरी फर्स्ट प्लेस आप हॉस्पिटल लेके क्यों गए? हो सकता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक के सिम्टम आए, तो वहीं पे एक सवाल आता है कि क्या हॉस्पिटल ले जाने से पेशेंट के जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे? अभी तक तो लाखों लाखों लोग ऐसे सिचुएशन में हॉस्पिटल ले जाते रहे हैं, और इस पे कई सारी स्टडीज़ भी हुई होंगी, तो उनके नतीजे क्या कहते हैं? और कई सारे पेशेंट्स को ले जाए नहीं जा पाया होगा। तो जो पेशेंट नहीं जा पाए हार्ट अटैक के बावजूद भी हॉस्पिटल, वर्सेस जो पेशेंट को ले जाया गया, क्या ये देखा गया कि जो पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया उसके मरने से पहले, तो उनमें वर्सेस जो पेशेंट हॉस्पिटल गए नहीं, क्या कोई फ़र्क है? क्या कोई इम्प्रूवमेंट देखी गई इन टर्म्स ऑफ द लाइफ स्पैन, इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ? तो ऐसे एविडेंसेस को देखना ज़रूरी है, इस तरह के सवाल पूछना ज़रूरी है, इस तरह की तैयारी रखने की ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो डिसीजन है वो उस पेशेंट के आने वाली ज़िंदगी, अगली सांसों को तय करता है।
जब डॉक्टर बोलता है पेशेंट का तो हार्ट 25% काम कर रहा है, वेंटिलेटर पे रखना होगा, आपका एक साइन पेशेंट की जान ले सकता है। ये सारी बातें आपको समझनी होगी। आप ये एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते कि मैं तो लेमैन हूँ, ये तो मेरा काम नहीं है। लेकिन उस वक्त जब साइन कर रहे हैं तो वो आपके एक साइन पे पेशेंट की सांसें रुक भी सकती हैं। तो इस तरह के कई सारे सवाल हैं। जैसे एक बच्चे को डॉक्टर ने घोषित कर दिया तो ऑटिज्म का बच्चा है, ऑटिज्म का इसके अंदर ऑटिज्म का सिम्टम है, अब जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। तो क्या ये सच है? उस वक्त वो बच्चा अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, वो बड़ा छोटा है, 3 साल का बच्चा है, डायग्नोस्ड विद ऑटिज्म। उस वक्त जो भी उसके फैमिली मेंबर डिसाइड करेंगे वही उसका भविष्य है। क्या यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये ढूंढने की? जरूर कोई सोल्यूशन होगा। जरूर नहीं कि अब तक कोई ऑटिज्म का बच्चा ठीक नहीं हुआ तो ये बच्चा भी ठीक नहीं होगा। इस तरह के सवाल करने आपके लिए जरूरी है। एक पेशेंट डॉक्टर घोषित कर देता है ये तो ट्यूबरकुलोसिस है, आपको तो 2 साल इलाज कराना ही पड़ेगा। ऐसे खतरनाक दवाइयाँ जो ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी से ज़्यादा भयानक बीमारी है। मतलब ये दवाई लेने के बाद इस तरह के सिम्टम आते हैं जो ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इसीलिए आज जो भारत का आंकड़ा है, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स के बीच में जो डेथ होती है उसमें 10% डेथ ट्यूबरकुलोसिस की वजह से नहीं होती, बीमारी की वजह से नहीं होती, बल्कि सुसाइड की वजह से होती है। पेशेंट इतना परेशान हो जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस की वजह से या फिर इलाज की वजह से, उन्हें लगता है मरना ही आसान है। उस वक्त ये डिसीजन, क्या ये दवाइयाँ मुझे लेनी है या कोई और रास्ता भी होगा, क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्या इसका जवाब ढूंढना नहीं चाहिए? ठीक इसी तरह से जैसे डॉक्टर बोलता है आपका किडनी तो फेल हो गया, आपको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा, क्या यही अंतिम विकल्प है? क्या कोई और सोल्यूशन नहीं होगा इस दुनिया में? क्या ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? डॉक्टर बोलता है आपको तो कैंसर होगा, आपको कीमोथेरेपी कराना ही पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं कि अरे सारे लोग तो यही करते हैं, हम भी ये कर लें? जो प्रथा चली आ रही है वो प्रथा को क्वेश्चन करना ये आपका फर्ज है। क्वेश्चन करेंगे तभी आंसर निकलेगा। तो खैर, मैं आ रहा हूं आपसे मिलने 23 जुलाई चंद्रशेखर आजाद जयंती, बाल गंगाधर तिलक जयंती, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम, दिल्ली का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे मैं और मेरे पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट जिन्होंने इन परिस्थितियों में सही सवाल पूछा और जो प्रथा चली आ रही है उन प्रथा को इग्नोर करके वही किया जो एविडेंस बेस्ड है, वो पेशेंट्स अपनी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री, अपने रिपोर्ट्स लेके देश के अलग अलग भाग से, चाहे वो ऑटिज्म के पेशेंट हो, ADHD के पेशेंट हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हो, एक टाइम पे डायलिसिस पे डॉक्टर ने बोल दिया था, डायलिसिस पे चले भी गए थे, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि इसके डायलिसिस के बियॉन्ड भी कोई ना कोई सोल्यूशन हो सकता है। कैंसर के पेशेंट जिनकी हालत ऐसी हो गई थी, डॉक्टर ने बोला अगले 3 महीने में इनकी मौत हो जाएगी, 3 साल 4 साल 5 साल भी जिंदा है, लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा राइट टाइम पे कि इसके बियॉन्ड भी कोई सोल्यूशन हो सकता है। और अक्सर हमने ये देखा है वो सोल्यूशन इतना सिंपल कि उसमें आपको कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में सही फैसला क्या लें, अगला स्टेप क्या होना चाहिए। जैसे ही आपने देखा किसी को चेस्ट पेन है, एंजाइना है, हार्ट अटैक के सिम्टम दिख रहे हैं, उस वक्त अगले 20 मिनट में क्या कर रहे हैं वो तय करेगा कि वो पेशेंट जिंदा रहेगा या मरने वाला है, ना कि उसको हॉस्पिटल ले जाएं और अपना समय बर्बाद करें। तो ये जो एविडेंस है ये इंपॉर्टेंट, ना कि जो प्रथा ऑलरेडी चल रही है जस्ट भेड़ चाल की तरह उसको फॉलो करना। आफ्टर ऑल यहाँ पे इट इज द मैटर ऑफ योर लाइफ एंड डेथ। तो खैर 23 जुलाई को जो पेशेंट्स आएंगे, भारत के लगभग हर स्टेट से, लगभग हर शहर से पेशेंट्स आएंगे, बड़े बड़े शहर से, छोटे शहर से, गांव से, जो लोग इन प्रथा को ब्रेक करते हुए उन्होंने कुछ और किया जो ज़्यादा एविडेंस बेस्ड है और वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए, उनकी डायलिसिस छूट गई, ऑटिज्म से बाहर निकल गए, ADHD से बाहर निकल गए, ट्यूबरकुलोसिस के जाल से बाहर निकल गए और पूरी तरह स्वस्थ हो गए। ऐसे पेशेंट्स अपनी कहानियों को लेकर आ रहे हैं और मैं एक खास ट्रेनिंग, एक एडवांस ट्रेनिंग आपको दूंगा, जिस ट्रेनिंग के बाद आप सही डिसीजन ले सकते हैं, एविडेंस बेस्ड ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग करीब 2-2.5 घंटे का होगा, तो 2-2.5 घंटे ज़रूर लेके चलिएगा। और इस ट्रेनिंग के बाद आपको एक रेफरेंस बुक 500 से अधिक पेजेस का ये भी मिलेगा, हॉस्पिटल ट्रैप, हाउ टू गेट फ्रीडम फ्रॉम 3Ds, डिजीजेस, ड्रग्स एंड डॉक्टर्स, हाउ यू कैन बिकम योर ओन डॉक्टर। तो जब भी कोई रिपोर्ट आपके पास आता है, जब भी कोई मेडिकल रिपोर्ट आता है, बायोप्सी का रिपोर्ट कह रहा है कि आपको कैंसर हो गया, तो क्या ये सही है? क्या इसको सवाल ना उठाएं? सही क्या है, एविडेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आपका PSA टेस्ट बोलता है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर है, क्या उस पर भरोसा करें या इससे भी सटीक कोई और चीज़ हो सकती है? और अगर है भी तो क्या करना चाहिए? एविडेंस बेस क्या कहता है?
क्या एविडेंस बेस ये कहता है कि कीमोथेरेपी करने से कोई पेशेंट ठीक हो सकता है? हुआ है आज तक? क्या एविडेंस बेस ये कहता है डायलिसिस से किडनी पेशेंट ठीक हो सकते हैं? हुआ है आज तक? नहीं हुआ है। तो आज तक जो नहीं हुआ वो आज भी ना हो, क्या ये ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी सिर्फ एक चीज़ है, सवाल पूछना। जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक जवाब नहीं मिलेगा। आपने देखा है इतिहास में जब लोगों ने सवाल पूछा तभी डेवलपमेंट हुआ। तो सवाल पूछना ज़रूरी है, जवाब ढूंढना ज़रूरी है। तो खैर एक खास ट्रेनिंग होगी। इस ट्रेनिंग में एविडेंस बेस्ड तरीके से इस तरह के क्रिटिकल सवालों के जवाब आपको मिलेंगे विद ऑल द एविडेंसेस, और वो सारे एविडेंसेस इस किताब में भी हैं। ये किताब आपको मिलेगी इन द ट्रेनिंग। ये पूरा कुछ फ्री है, और जो लोग इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 2000 ही है इस हॉल का, इसलिए ज़रूरी है स्क्रीन पे दिए हुए लिंक bishrup.com/convocation, इस दिन कॉन्वोकेशन भी होगा। हमारे जो CIM के स्टूडेंट्स हैं, सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, या फिर जो हमारे CNTP के स्टूडेंट हैं, सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर्स, या फिर डाइटिशियंस, इनका कॉन्वोकेशन भी है। तो bishrup.com/convocation में जाके आप अगर आना चाहते हैं तो अपने सीट रिजर्व करने के लिए अपना फॉर्म भर दीजिए। फ्री है सारा कुछ। आपके साथ कोई आ रहे हैं तो उसका नाम भी लिख दीजिए, +1 कर दीजिए, +2 कर दीजिए, और हम आपको एक एंट्री पास भेजेंगे। दैट मीन्स कि आपका सीट रिजर्व है। हमें बहुत ही मेटिकुलस तरीके से प्लानिंग करनी है ताकि आप जब आएँ तो आपको आपका जो गोल है जिसके लिए हमने आपको बुलाया है उसका हम पूरा बंदोबस्त कर पाएँ। आपके खाने पीने का और आपके रिटर्न गिफ्ट यानी कि इस किताब का अकॉर्डिंगली आपकी सीटिंग अरेंजमेंट का। आप अगर ऐसे पेशेंट से मिलना चाहते हैं, अक्सर लोग मुझे पूछते हैं, पेशेंट मुझे पूछते हैं, क्या आपका कोई कैंसर का पेशेंट जो ठीक हो गया तो हमें मिलना है? क्या आपका किडनी पेशेंट जो जिसकी डायलिसिस छूट गई वो हमें मिलना है? क्या आपका ऑटिज़म का कोई पेशेंट जो ठीक हो गया हो हमें मिलना है? तो ये मौका है उनसे मिलने का। साल में एक बार इस तरह के हम कॉन्वोकेशन करते हैं। उसका पर्पस ही ये है कि आप ऐसे पेशेंट से रूबरू हों फिजिकली और अपनी तसल्ली कर लें और डिसाइड करें कि करना क्या है। राइट, क्रिटिकल सिचुएशन आए तो बिना घबराए वही डिसीजन लें जो पेशेंट सेंट्रिक हो, ना कि वो डिसीजन लें जो प्रथा में चली आ रही है, जिसमें एविडेंस तो है ही नहीं, सिर्फ शोर है। तो इस इवेंट में जो लोग नहीं आ पाएंगे और आ नहीं सकते, जो बहुत दूर रहते हैं, किसी वजह से आ नहीं सकते, तब भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। www.coronakal.tv में 11 बजे लाइव होगा। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे आके मिलेंगे या उस हॉल में आएंगे तभी आपको ये ज्ञान मिलेगा, घर बैठे ही मिलेगा। और ये किताब लेने के लिए भी अगर नहीं आ पाते हैं तो इसी वक्त आप इसको फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप इस किताब को फ्री डाउनलोड कीजिए और इसमें देख लीजिए आप। इसमें 200 पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो प्रथा है उसको ब्रेक किया और कुछ ऐसा किया जो घर पे किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, घर के सामान से किया जा सकता है, और अपने आप को पूरी तरह आज़ाद कर लिया। हार्ट डिजीज से, डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से, कैंसर से, ऑटिज्म से, ADHD से, अंधापन से, बहरापन से, गैंग्रीन से, जितनी सारी बड़े से बड़ी बीमारियां आप सोच सकते हैं वो सारी बीमारियां उन्होंने लगभग ठीक कर लिया और इस तरह के जाल को तोड़ के बाहर निकल गए। तो ये एक लाइफ सेविंग ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग में सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, आपका समय। चाहे आप ऑनलाइन मुझसे जुड़ें, चाहे फिजिकली आएँ। फिजिकली मैं इसलिए बुला रहा हूँ ताकि आप तसल्ली कर लें, ऐसे पेशेंट्स को आप पास से देख लें, उनकी रिपोर्ट्स की जांच करनी तो वो भी कर लें। वो आई इसलिए रहे ताकि आपको अपनी कहानी बता सके, आपको प्रेरित कर सके कि जो भी कंडीशन आपकी है, चाहे आप कीमोथेरेपी के जाल में फंसे हैं, चाहे आप डायलिसिस के जाल में फंसे हैं, चाहे रोज इंजेक्शन इंसुलिन आप दिन में 4-5 बार लगा रहे हैं, इससे बाहर निकला जा सकता है, हर बार निकला जा सकता है। चाहे आप BP की गोली ले रहे हैं पिछले 20 साल से, इससे बाहर निकला जा सकता है, घर बैठे ही निकला जा सकता है, बिना पैसा खर्चा किए ही निकला जा सकता है, आसानी से, बिल्कुल आसानी से। सिर्फ थोड़े बहुत बदलाव अपने लाइफस्टाइल में करने हैं, थोड़ी बहुत थेरेपीज़ अपने लाइफ में इंक्लूड करने हैं, और ऐसे थेरेपीज़ जो घर के सामान से आप कर ही सकते हैं, और वो उसकी खास ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा। राइट, तो खैर मैं उम्मीद करता हूँ 23 जुलाई को, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जयंती है, इस दिन बाल गंगाधर तिलक जयंती है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है ये। इस दिन आज़ादी का दिन बोल सकते हैं इसको। फ्रीडम फ्रॉम 3Ds, डिजीजेस, ड्रग्स एंड डॉक्टर्स। बी योर ओन डॉक्टर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दिन मुलाकात होगी, या तो लाइव हम मिलने वाले हैं या फिर इन पर्सन हम मिलने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है।
अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC clinic@home।